मित्रों, सभी को राम राम है, प्रणाम है मेरा। आज मैं सोच रहा था कि आज वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो फिर इसी उपापोह में था कि क्या रोज़ वीडियो बनाना उचित है या नहीं। तो ठीक है, आज मैं वीडियो आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहा हूं कि जो कुंडली का जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और ख़ास करके उसकी वीडियो धीरे धीरे 1 साल से ज़्यादा हो गया है आते हुए। तो अनुभव आधारित तो पिछले 10-15 वर्षों का है, लेकिन इस बीच में मैं कुछ ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं उस कुंडली विश्लेषण को एक बड़ी चीज़ मानता हूँ। कुंडली इज मेगा साइंस मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन कुंडली के फल कथन में बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपकी सावधानी हटी, जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसके मन में दुर्घटना घटी, डिप्रेस हो जाएगा। आपने समग्र दृष्टि, व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक अनुभव आपको नहीं है। मोटी मोटी कोई बात सुन के तो आप लगे बोलने, तो क्या होगा? उसके मन पे प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ अच्छा होना है, पता लगा डर के नाते और भी परेशानी में। इसलिए कुंडली विश्लेषण के लिए एक बड़े अनुभव की आवश्यकता है, और मैं इस कुंडली विश्लेषण को अपने किए हुए पीएचडी के दौरान या पीडीएफ के दौरान जो रिसर्च है उससे मैं जोड़ता हूँ। जैसे रिसर्च है, आप एक ही टॉपिक पे बार बार चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर पे देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत नई चीज़ें निकल के आती हैं। ऐसे कुंडली का विश्लेषण है। कुंडली का विश्लेषण कोई 2 दूनी 4 वाली बात करते ही नहीं। आप क्या करिए कुंडली के विश्लेषण में, आप जब भी कुंडली देखनी है तो, क्योंकि रिसर्च में भी बहुत बार मैं देखा हूँ कि जो रिजल्ट कुछ निगेटिव लगते हैं, गाइड सोचता है कि निगेटिव रिजल्ट अरे आ गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, उसका जो 20 साल की पूरी जो कहानी चल रही है उसमें तो व्यवधान आ जाएगा, वो जो पूरा बना हुआ सिस्टम वो चौपट हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस मामले में मैं प्रोफेसर वीके सिंह साहब को जरूर आदर्श मानता हूँ कि आईटी कानपुर में अगर उनको कोई निगेटिव रिजल्ट निकला, उसको उन्होंने कभी छुपाया नहीं। नेगेटिव रिजल्ट से ही उन्होंने बहुत कुछ जो रूटीन से हट के है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कुंडली में, जब कुंडली में आप देखेंगे, मोटा मोटा आपने दुर्योग देखा, आपने तुरंत बता दिया कि भाई तुमको ये होगा। जैसे कि उदाहरण से मैं बताऊं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लग्न का जो लॉर्ड है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो 8वें भाव में है। अब मृत्यु भाव ऐसा शब्द है कि सुनते ही वो सोचता है कि अरे क्या होगा पता नहीं, तो मृत्यु भाव में मेरे लग्न का स्वामी, अगर उसने किसी छोटे ज्योतिषी या अपने से कुछ पढ़ लिया थोड़ा सा, अरे तो मेरी मृत्यु बहुत जल्दी होगी, अनहोनी होगी, 1000 उसको निगेटिविटी। लेकिन जब आप तमाम कुंडलियों के साथ गुजरेंगे, तब आपको धीरे धीरे डाटा कलेक्शन आएगा कि नहीं, इस लग्न के लॉर्ड का 8वें भाव में होने के बाद भी उनको वॉच करेंगे कि दे आर वेरी प्रॉस्परस। तो इस वेरी प्रॉस्परस में आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि वे क्यों प्रॉस्परस हैं, क्यों उनका जीवन इतना सुखमय है, इसके लिए आपको जो है वॉच करना होगा। क्यों? जैसे कुंडली में देखता हूँ, वो बनारस के हमारे मित्र हैं राय साहब, बड़े ही प्रतिभाशाली, बड़े संपन्न हैं और हर दृष्टि से सुखी भी हैं। हालांकि एक वीडियो में डालूंगा कि सुख कहाँ है, वो एक अलग बात है, लेकिन भौतिक की जहाँ तक देखा जाए तो उनके लग्न के लॉर्ड शुक्र जो हैं वो बैठे हुए हैं 8वें भाव में, मृत्यु भाव में। लेकिन
एक नया फैक्ट जो नहीं जानता है कि शुक्र जहां भी बैठे होते हैं उससे अगले वाले घर को बड़ा मजबूत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले वाले घर की तुलना में वो जो पहले वाला घर है वो 12वां घर है, और शुक्र का सबसे फेवरेट, सबसे पावरफुल घर कौन है? 12वां घर। तो लग्न के लॉर्ड अगर शुक्र हैं, बाकी लोग तो नहीं, लेकिन अगर शुक्र हैं और 8वें भाव में है तो निश्चित रूप से उनके भाग्य भाव को, जो 9वां भाव है, जो भाग्य भाव है, धर्म का भी भाव है, उसको बहुत ही प्रबल करेंगे। और यही कारण है कि जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, पिछले 20 साल से दर्शन पूजन तो करते हैं लेकिन धार्मिक भी, पूरी तरह धार्मिक है, गरीबों पर दया करने, 50 क्वालिटी जो धर्म की क्वालिटी होती है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी, पता लगा कि आपके 6ठे हाउस में जो कि खराब घर है, आपके भाग्य भाव के मालिक 6ठे हाउस में बैठे। अब 6ठे हाउस में देखते ही एक साधारण ज्योतिषी यही तुरंत कह देगा कि साहब ये तो रोग ऋण का, आपके भाग्य में तो ऋण ही ऋण है और तमाम परेशानी है। लेकिन नहीं, उस भाग्य भाव से जब आप गिनेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, पर्टिकुलरली उस भाग्य भाव का विश्लेषण करेंगे, 9वां भाव का, तो आप देखेंगे कि 9, 10, 11, 12, 1, 2 और उसके बाद फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। मीन्स कि 9वें घर से जो 6वां घर है वो कौन सा हाउस है? 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस तो आपके नौकरी भाव है, कर्म भाव है, पिता का भाव है, बहुत सारा भाव है। तो अगर आपके भाग्य भाव के मालिक 10th हाउस में, 6th हाउस में, जो कि वहां से 10th हाउस है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए क्या है? सुखद है। मान लीजिए कि आपके भाग्य भाव में 1 लिखा है और उनके लॉर्ड मेष राशि है, उनके लॉर्ड कौन है? मंगल है, और 6ठे भाव में अगर उच्च का मंगल है तो मैं कह सकता हूं कि जो भी आप काम करेंगे साहस के साथ करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलेगी। नहीं भी गवर्नमेंट सर्विस करेंगे तो गवर्नमेंट से आपका रिलेशन होगा, बहुत सारा आपको गवर्नमेंट के साथ तालमेल होगा। तो कहने का मतलब बस केवल इतना है कि कुंडली विश्लेषण कराते समय किसी भी ऐसे आदमी से कुंडली विश्लेषण मत कराएं जो अभी नया नया सीखा है। जैसे आप देखते हैं कि कोई आपको गाड़ी खरीदनी है, कोई कंप्यूटर खरीदना, मैं देखता हूँ नए बच्चों को, तो कितना रैम है, कितना क्या, पूरी एनालिसिस करते हैं। कोई फ़ोन खरीदना है तो मैं तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे फैक्टर देखता हूँ। उसी प्रकार से कुंडली विश्लेषण में एक लंबे अनुभव की आवश्यकता है। और अनुभव आएगा कहाँ से? अनुभव केवल किताब के पढ़ने से कतई नहीं आएगा। जब आपके पास प्रैक्टिस के लिए जितनी ज़्यादा वैरायटीज के कुंडलियां होंगी उतना ज़्यादा आप एनालिसिस में परिपक्व। क्यों? कुंडली की तो कोई कमी नहीं, ना वैरायटी की कोई कमी है। तो आपके लगन की आवश्यकता, अगर आप ज्योतिषी बनना भी चाहते हैं तो आपके लगन में होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली का विश्लेषण करना है। और करने के बाद कुछ ऐसे लोगों का विश्लेषण आप करें जिन्हें आप जानते हैं। विश्लेषण के बाद उनको खुद भी वॉच करें और उनसे पूछें भी कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कितने % सही हो रहा है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मैं देखता हूँ कि पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहली बार में 20% सही है, कुछ दिन बाद 40% सही कंपटीशन के बच्चे देखते हैं, बाद में उनका परफॉर्मेंस 90%, अबव 90% जब होने लगता है तब होता है कि इम्तहान में जाएंगे बैठ। वही हाल है कुंडली का। जब आप वैरायटी ऑफ कुंडली से गुजर रहे हैं मतलब एकदम सतर्क हैं, दृष्टि आपकी रिसर्च वाली है,
कि छोटी सी भी पीक है जो पता लगा कि स्पेक्ट्रा की और आपके रूटीन से अलग है, आप उसे छेड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने से डर लगता है। सिस्टम आपके पास लैब का बना हुआ है 20 आदमी का, उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं। लेकिन जो प्योर रिसर्चर, जो टॉप रैंकर रिसर्चर है, जो तमाम अचीवमेंट वर्ल्ड में पा रहा है, उस निगेटिव रिजल्ट को गंदगी कह के या कुछ और कह के इग्नोर नहीं करता है, बल्कि उसकी तह में जाता है ये कौन सी आखिर पीक है, क्यों आई है। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पेपर ऊपर बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट फैक्टर में, इसमें मैं धनंजय पांडे सर का भी नाम बार बार रिसर्च करते थे। जहां उनको XRD में कोई पीक मिल गई, IIT बेंगलोर में हमारे राजीव रंजन जी छोटे भाई हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका भी मैंने देखा है कि किसी चीज़ के पीछे कोई अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसे बार बार वो देखें क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिसर्चर जानता हूँ। एक हमारे छोटे भाई भी हैं और मित्र भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं, वो RK द्विवेदी साहब हैं, JP प्रोफेसर हैं। उनसे भी मैंने देखा कि रिसर्च उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है।